मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसका कुछ भाग मुझे उस पे प्रकाश डालना है। तो दोस्तों, मैं पहले थिंकिंग स्किल को ही बता दूं, मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो थिंकिंग स्किल यानी सोच विचार करने की जो कला है या सोच विचार करने का जो हुनर है, वो अभी तक लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं है कि आखिर ये सोच विचार करना क्या है। सोच विचार करना कैसे शुरू किया जाए, सोच विचार करना कोई सब्जेक्ट है या कोई एक आर्ट है या इसको अपने आप का एक विद्वता का एक रूप है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, थिंकिंग स्किल को आप जो ट्रेडिशनल परिभाषा है वो पहले आप ट्रेडिशनल समझें, तब आपको लिटरल उसकी डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करूंगा। फिर परंपरागत जो परिभाषा क्या है थिंकिंग स्किल की, कि कोई भी वस्तु या कोई कथन उसकी अच्छाई बुराई के ऊपर चिंतन मनन करना, उसके अच्छे और बुरे पहलुओं को जानना, उस पे विचार करना और चिंतन मनन करने के बाद ये डिसाइड करना कि इसमें कौन सी इसकी अच्छाई है, कौन सी इसकी बुराई है, और बुराई जो तुरंत छोड़ने वाली है या इसको थोड़ा आगे और लिया जा सकता है, अच्छाई तुरंत अपनाने वाली है या लॉन्ग रन में जाकर के अपनाने वाली है। इन सारी विचार बातों पे विचार जब हम करते हैं तो ये हमारी एक परंपरागत सोच कहलाती है। किंतु जो हमारी पीपीएसपी जो प्रोग्राम है जिसमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट जो हम लेकर के चले हैं, पीपीएसपी के जो लोग हैं या पीपीएसपी के जो सदस्य हैं, वो ट्रेडिशनल वे में कभी भी विश्वास नहीं करते। ये उनका पहली क्वालिटी है कि वो परंपरागत सोच में बहुत कम इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को, वो कुछ हट करके अलग सोचते हैं। हमेशा उनकी जो सोच रहती है वो एक साइंटिफिक अप्रोच, यानी थिंकिंग विद एक्स्ट्रा लॉजिकल इन्फ्लुएंस, थिंकिंग विद एक्स्ट्रा लॉजिकल इन्फ्लुएंस, या इसको अदर वर्ड्स में वी कैन से कि इट इज साइंटिफिक अप्रोच के साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ जब हम किसी वस्तु या कथन पर चिंतन मनन करते हैं, यानी अपने ज्ञान की कसौटी पर उसको कसते हैं, अपने तर्कों और लॉजिक के अनुसार उसको अच्छाई और बुराई जानने की जब हम कोशिश करते हैं, तब वो हमारी जो सोच होती है वो लेटरल थिंकिंग या कहलाती है या वैज्ञानिक सोच कहलाती है। अब ये जो थिंकिंग स्किल है, ये आपको जानने के लिए इसके उल्टे चीजों को जानना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी ये बात आएगी कि आखिर थिंकिंग स्किल है क्या। थिंकिंग जो है वो वर्ड इग्नोरेंस का उल्टा है। आप ये मान के चलिए कि उसका इग्नोरेंस जो वर्ड है, अज्ञानता, उसका अपोजिट वर्ड, उसका एंटोनियम्स है ये। और अज्ञानता की परिभाषा क्या होती है? इग्नोरेंस मीन्स होता है एक्सेप्टेंस विदाउट थिंकिंग, एक्सेप्टेंस विदाउट थिंकिंग या सोच विचार रहित, विदाउट लॉजिक यानी बिना विवेक रहित, विदाउट आर्ग्यूमेंट यानी बिना तर्क के। जब लॉजिक, आर्ग्यूमेंट और थिंकिंग के परे कोई चीज जब हम उस पर मानते हैं, उसी चीज पे विश्वास कर लेते हैं, तो वो हमारी अज्ञानता कहलाती है, यानी इग्नोरेंस है। तो अब आप सोचिए, जब हम लॉजिक नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, थिंकिंग नहीं है, तो वो चीज है, वो हमारी अज्ञानता है। तो अब हमें उस चीज का उल्टा सोचना है कि जिसमें थिंकिंग हो, जिसमें लॉजिक हो, जिसमें आर्ग्यूमेंट हो, और वो ही सोच विचार जब किया जाएगा, लॉजिक प्लस आर्ग्यूमेंट प्लस थिंकिंग के साथ जो की जाएगी, वो हमारी वैज्ञानिक सोच कहलाएगी। इट मीन्स कि आर्ग्यूमेंट, क्रिटिसिज्म, एनालिसिस, लॉजिक आर द असेंशियल पार्ट ऑफ थिंकिंग स्किल। यानी जो आर्ग्यूमेंट है, तर्क करना, किसी चीज का क्रिटिसिज्म यानी समालोचना करना, उसका एनालिसिस करना, उसको लॉजिक के ऊपर कसना, ये सारी उसके थिंकिंग इसके आवश्यक पार्ट है। ये चार खंबे हैं, चार पायदान हैं जिनके ऊपर ये हमारा थिंकिंग स्किल टिका हुआ है। वो कौन कौन से चार पायदान? आर्ग्यूमेंट, क्रिटिसिज्म, एनालिसिस एंड लॉजिक। ये चार थिंकिंग स्किल के बहुत रूट है इसके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि थिंकिंग स्किल इज द रूट ऑफ ऑल एक्शंस, रिएक्शंस, इंटरैक्शंस, सक्सेस एंड फेल्योर।
थिंकिंग स्किल क्या है? वो एक्शंस की, रिएक्शंस की, इंटरेक्शंस की, सफलता की और असफलता की रूट जड़ है। यानी जब तक हम साइंटिफिक थिंकिंग के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ सोच विचार नहीं करते हैं, उसमें हमारी सफलता और असफलता छुपी हुई है। जितना हम साइंटिफिक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारी सफलता निश्चित होती है। जितना हम अज्ञानता या अनसाइंटिफिक अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ बढ़ते हैं, उतने हमारे फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आप याद रख लो कि आर्ग्यूमेंट करना बहुत अच्छी बात है। किसी चीज का क्रिटिसिज्म करना, एनालाइज करना और उसको अपनी लॉजिक पे खरे उतारना, लॉजिक के तर्क करके विवेक की कसौटी पे कसना, ये सारे हमारे थिंकिंग स्किल के एक उसके रूट्स कहे जाते हैं। तो अब हम तभी तो हम कहते हैं ना कि व्हेन गॉड चेंजेस योर माइंड, दैट इज फेथ। व्हेन गॉड माने जो लोग कहीं आस्था रखते हैं, या जिसको आप गॉड कहते हैं, या जिसको आप अपना इष्ट कहते हैं, जो लोग उसमें विश्वास करते हैं, तो जब वो उससे आपका दिमाग बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? फेथ, यानी विश्वास। जब हम किसी ने हमको जो बोल दिया कि भाई ये चीज अच्छी है, ये बुरी है, और हमने वही मान ली, तो हमारा क्या है? वो विश्वास हो गया। व्हेन फैक्ट्स चेंज द माइंड, देखो व्हेन फैक्ट्स यानी जब तथ्य परक बातें आपके दिमाग को बदलती हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो साइंस या टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसीलिए साइंस के अंतर्गत भगवान नाम की कोई भी चीज नहीं होती, गॉड नाम की कोई चीज नहीं होती है। और जब कंसेप्ट चेंज योर माइंड, दैट इज थिंकिंग स्किल। कंसेप्ट मीन्स जो अवधारणाएं, जो रूढ़ी बाध्यता है, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, जब इनको चैलेंज करके आपका दिमाग जिस ओर बढ़ता है, वो ही थिंकिंग स्किल है, वो ही स्टेज ऑफ थिंकिंग स्किल कहलाती है। यानी थिंकिंग स्किल इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्रेन इनटू माइंड। थिंकिंग स्किल इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्रेन इनटू माइंड। और जब आदमी अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन ग्रहण करके, उनको रीअरेंज करके, उनको रीऑर्गेनाइज करके, जब उनसे कोई निष्कर्ष निकालता है, दैट इज द स्टेज ऑफ थिंकिंग स्किल। और जब हम थिंकिंग स्किल में के लिए हम कहते हैं कि आखिर ये थिंकिंग स्किल शुरू कैसे हुई, कहां से हुई, हम इसके लिए अपना श्रेय सर्वप्रथम हम लॉर्ड बुद्धा को देते हैं, तथागत बुद्ध को देते हैं, क्योंकि इस दुनिया के सबसे पहले स्किल्ड थिंकर तथागत बुद्ध थे। और तथागत बुद्ध के बाद उनके इस सोच विचार की कला को सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाया। वो भी सम्राट अशोक भी बहुत अच्छे थिंकर और बहुत अच्छे विचारक थे। और उसके बाद आधुनिक युग में अगर किसी ने थिंकिंग स्किल पे जोर दिया है, तो वो प्रोफेसर एडवर्ड डी बानो। देखो एडवर्ड डी बानो के बारे में भी आपको बहुत जानना पड़ेगा, थिंकिंग स्किल के बारे में। उन्होंने एक किताब लिखी है लिटरल थिंकिंग, उसका पूरे दुनिया में कोई तोड़ नहीं अभी तक। और उन्होंने शिक्षा जगत में इतनी बड़ी क्रांति लाई लेटरल थिंकिंग बुक लिख करके, यानी आधुनिक सोच या लीक से हटकर सोचना, इट इज कॉल्ड लेटरल थिंकिंग। और उसको जो जो लेटरल थिंकिंग थी, उसको शिक्षा का एक आवश्यक अंग बता दिया। हालांकि इमोशनल इंटेलिजेंसी और थिंकिंग स्किल को सम्राट अशोक ने शिक्षा के साथ आवश्यक विषयों के रूप में जोड़ा था, लेकिन आधुनिक युग में क्योंकि मनुवाद ने सोच विचार की कला, सोच विचार की शिक्षा और भाव शुद्धि, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, या इंग्लिश में जिसको हाउ टू डील विद अदर्स, दूसरों के साथ या अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने अजनबियों के साथ, अपने से छोटे, अपने से बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंसी। यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी इज नथिंग बट डीलिंग विद अदर्स, डीलिंग विद अदर्स। तो अब तो सम्राट अशोक के ऊपर मैं आता हूं कि सम्राट अशोक ने इमोशनल इंटेलिजेंसी, थिंकिंग स्किल के साथ ऑपरेशन रूपी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मीन समझते हैं उत्प्रेरक, जो किसी क्रिया को बढ़ा देता है। थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी में जब उन्होंने कॉपरेशन रूपी ऑक्सीडेंट मिला दिया, और इसको मिला करके जो डायनामाइट तैयार हुआ, उस डायनामाइट से ही तो वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को खत्म करने में सक्षम हुए थे।
जो जाति व्यवस्था का दैत्य था सम्राट अशोक के जमाने में, इमोशनल इंटेलिजेंस और थिंकिंग स्किल के साथ कॉपरेशन रूपी उत्प्रेरक को जोड़ करके जो डायनामाइट तैयार किया गया था, वो आधुनिक युग में उसको एडवर्ड डी बानो ने समझा और बाबा साहेब ने समझा, और उन्होंने उस इमोशनल इंटेलिजेंसी को और शिक्षा के साथ जोड़ा, थिंकिंग स्किल को भी शिक्षा के बाद जोड़ा। और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है और थिंकिंग स्किल है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी अंग है। इसीलिए थिंकिंग स्किल का बिल्कुल विच्छिन्नीकरण रूप, उसको टुकड़े टुकड़े करके उसका आंतरिक रूप, ये सब समझ में जब आता है तभी हम सोच विचार करने वाले लोग बनते हैं। सहकारियों, हमारा समाज जो है ना, नेचुरल इमोशनल एटीट्यूड का शिकार जल्दी होता है। हमारा जो बहुजन समाज है वो नेचुरल इमोशनल एटीट्यूड उसमें ज्यादा भरा हुआ है, और वो जल्दी जल्दी मनुवाद की जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है उसका जगह जगह पे शिकार होता रहा है। वो देवी देवताओं की पूजा के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस का शिकार होता रहा, और वो उनकी रूढ़ियों को, उनके अंधविश्वासों को, उनकी कुरीतियों को मानने के लिए भी उसका नेचुरल इमोशनल जो ब्लैकमेलिंग थी उसका शिकार होता रहा। और इसीलिए हमारे समाज को इस थिंकिंग स्किल की ज्यादा जरूरत है। अगर हमने थिंकिंग स्किल पे जोर दिया तभी हम मनुवाद के उस इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सामना कर पाएंगे, क्योंकि सोच विचार करने वाले लोग ही बहुत अच्छे शासनकर्ता बनते हैं, और जो लोग अनस्किल्ड थिंकर हैं या सोच विचार करने में कमतर हैं, वो अच्छे गुलाम तो बन सकते हैं लेकिन अच्छे शासक नहीं बन सकते। उनमें तर्क करने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए वो बेहतर शासक बन भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच विचार करने को कुंद कर दिया जाता है। और यही कारण था कि जब सम्राट अशोक के जमाने में जो थिंकिंग स्किल थी, उसके वंश के लास्ट में जो, जिसको आप पुष्यमित्र शुंग कहते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने इसको जाना था अच्छी तरह से कि जो बहुजन है उसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कैसे क्रश किया है, थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी के सहारे से, और साथ में शिक्षा में इनको कंपलसरी करके किया है। इसीलिए उन्होंने इस सबसे पहले यही हथियार हमारे ऊपर अपनाया, और हमारे से शिक्षा को उन्होंने, पहले तो उन्होंने हमारी सुरक्षा के अधिकार को खत्म किया था, बाद में हमारी शिक्षा को खत्म कर दिया। शिक्षा को खत्म करने के पीछे उनका वही कारण था, क्योंकि उस समय शिक्षा में इमोशनल इंटेलिजेंसी और थिंकिंग स्किल आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाए जाते थे। और पुष्यमित्र शुंग जैसे ब्राह्मण ये अच्छी तरह जानते थे कि जब तक बहुजन समाज या मौर्य वंश के लोग थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी को पढ़ते रहेंगे, ये जागरूक रहेंगे और ये कभी भी गुलामी की ओर अग्रसर नहीं होंगे। इसीलिए डगलस ने भी, फ्रेडरिक डगलस ने एक डेफिनेशन दी थी, एक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने कहा था, टू एजुकेट ए पर्सन मीन्स टू मेक हिम अनफिट टू बी ए स्लेव। एक आदमी को शिक्षित बनाना का मतलब है कि उसको दास न बनने के लिए प्रेरित करना या दास बनने के लिए अनफिट कर देना। और इमोशनल जो ब्लैकमेलिंग है उससे ऊपर निकलने के लिए यह थिंकिंग स्किल का प्रयोग किया गया, क्योंकि सोच विचार करने वाला ही शासन करती जमात बन सकता है। गैर सोच विचार करने वाले लोग बेहतर गुलाम तो हो सकते हैं परंतु अच्छे शासक नहीं। तो दोस्तों, अब मैं ये थिंकिंग स्किल के बाद, अब मैं जो मेरे को जो मेन सब्जेक्ट दिया गया है, एस्केप प्लस सर्च इक्वल टू थिंक, ये सोच विचार करने का ही एक टूल है। टूल देखो, थिंकिंग स्किल को आप लोग कहते हैं ना, जब थिंकिंग स्किल को हमें बहुत ज्यादा शार्प करना है, अपने थिंकिंग स्किल को ऑप्टिमम लेवल की बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जिस तरह कोई कारीगर होता है, एक राजमिस्त्री है, एक लोहार है, एक सुनार है, एक बढ़ई है, इसके पास में ना अपनी कारीगरी को दिखाने के लिए, अपनी स्किल को दिखाने के लिए बेहतर बेहतर नए नए आधुनिक टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, उनकी मदद से ही वो अपनी कलाकारी को दिखा पाता है। अगर उसके पास टूल्स नहीं है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बढ़ई बिना रंदा आरे उसके मशीन के या काटने की मशीन के या अपने खरंजे के वो अच्छा काम कर सकता है? कभी नहीं कर सकता।
वो उसे अपने टूल्स को अपग्रेड और एकदम शार्प और चालू रखना पड़ेगा, और अपने टूल्स का बेहतर प्रयोग करके वो अपनी कला का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह जो सोच विचार करने वाले लोग हैं, अपनी सोच विचार को बेहतर करने के लिए उनको कुछ टूल्स का सहारा लेना पड़ता है। और उन टूल्स में, हालांकि मेरे एक साथी आगे कल आपको टूल्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन मेरा यहाँ पर सिर्फ इतना बताने का मतलब है कि थिंकिंग स्किल के जो टूल्स हैं, अगर हम अपने जीवन में उनके साथ जीते हैं, उनको अपनाते हैं, तो हमारी जो सोच विचार करने की जो दक्षता है, वो ताकत वो कई गुनी बढ़ जाती है। अब इसी संदर्भ में एक हमारा टूल्स है, इसको एक टूल्स ही मान सकते हैं, हालांकि थिंकिंग स्किल का एक बहुत बड़ा पार्ट है। एस्केप प्लस सर्च इक्वल टू थिंक, यानी थिंक करना, सोच विचार करना क्या है? एस्केप, एस्केप माने किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज से पिंड छुड़ाना, और सर्च माने नई चीज को खोलना, यानी पुराने को छोड़ना, नए को अपनाना। और नया क्या हो सकता है? बेहतर पॉसिबिलिटीज को अपनाना, पुरानी मान्यताओं को छोड़ना, पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना, उनसे अपने को छुटकारा लेना, एस्केप करना, और नई पॉसिबिलिटीज की ओर जाना, नई चीजों को सोचना, और उनको अपने जीवन में अपना के उनके साथ बेहतर तरीके से उनके बेहतर रिजल्ट के लिए जीना, यानी बेहतर पॉसिबिलिटीज की संभावनाओं को सोचना, और बेहतर संभावनाओं को सोच करके उनको क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करना, यानी उनको नए नए सृजन में, नए नए आविष्कारों में बदलना। ये ही हमारी थिंकिंग यानी सोच विचार कहलाती है। एस्केप प्लस सर्च इक्वल टू थिंक, यानी पुरानी मान्यताओं को छोड़ो, नई संभावनाओं को अपनाओ, और बेहतर करो, नया क्रिएशन करो, नया आविष्कार करो, नई चीजें पैदा करो, और वो हमारा नई चीज क्या होगी? वही हमारी सोच का परिणाम होगी। एस्केप प्लस सर्च इक्वल टू थिंक, यानी ये जो फॉर्मूला है, ये इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने, ताकि आपके सोच में बहुत जल्दी ये चीज बैठ जाएगी। उदाहरण के लिए पुराने जमाने में हम लोग किसका प्रयोग करते थे? आपने देखा था पहले हमारे घरों में ना हैंड पंप लगा होता था पानी के लिए। जब कुएं का विकल्प खत्म हुआ तो हमने कुओं में कुछ तो हैंड पंप लगा लिए, कुछ जमीनों में ही बोर करा के हैंड पंप लगा लिए। हैंड पंप से हाथ से चलाना पड़ता था, पानी निकलता था। थोड़े दिन के बाद दिमाग में हमारे में नई सर्च आई, नई हमने खोज की है, नई संभावना तलाशी कि इस हैंडपंप के ऊपर अगर एक मशीन लगा दी जाए, वो अपने आप इसको ऊपर नीचे करे तो पानी अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और इस तरह हमने देखो हैंडपंप के ऊपर एक मशीन लगाई, यानी पुरानी को छोड़ा और नया अपनाया, तो पानी अपने आप उससे मशीन से निकालने लगे। थोड़े दिन के बाद लोगों ने और नई सर्च की। सर्च क्या की कि उन्होंने जेट पंप का आविष्कार किया कि ऊपर से पानी में अगर प्रेशर डाला जाए तो दूसरी तरफ से, दूसरे पंप से पानी ऊपर उठेगा और वो ऊपर आकर के हमें पानी अपने आप देने लगेगा, और ये सब काम मशीन यानी बिजली से हो सकता है। तो उन्होंने जेट पंप का आविष्कार कर लिया, यानी पुराने को छोड़ा, फिर पुराने को छोड़ा और नया अपनाया, यानी जेट पंप आ गया। अब जेट पंप के बाद भी आप देखिए और दिमाग में नई सर्च आई। नई सर्च क्या की कि अगर हम नीचे एक मोटर रख दें जड़ में, हम हैंड पंप की में, और उस जड़ में मशीन लगा दें और वो पंप के जरिए पानी को ऊपर फेंके, तो हमें ये जेट भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली और जल्दी पानी ऊपर आएगा। तो हमने समर का आविष्कार कर लिया। तो कहा हैंड पंप से मशीन वाले पे आए, मशीन से जेट पे आए, जेट से फिर हम समर पे आ गए। अभी समर से भी अभी एक लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी आई है, अपग्रेडेड समर। उसमें क्या है कि नीचे मोटर को दुगना, उसमें वो नीचे नीचे छोटे छोटे मोटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, जो फेंकने वाले पंप होते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, और 4-4 5-5 मंजिल पे पानी आराम से पहुंच रहा है। तो ये सब क्या है? एस्केप प्लस सर्च इक्वल टू थिंक, यानी हम पुरानी मान्यताओं को छोड़ रहे हैं, पुरानी चीजें जो हमारे लिए निकलती जा रही हैं उन्हें हम छोड़ते जा रहे हैं, और नई नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। और उन नई नई संभावनाओं से क्या हो रहा है? नई नई हम क्रिएशन कर रहे हैं। और क्रिएशन किसके थ्रू हो रही है? जब संभावनाएं तलाशते हैं तो हम सोच विचार करते हैं, और सोच विचार से जब नई संभावनाएं सामने आती है तो उनसे नया आविष्कार करने की जिज्ञासा जागती है, और जो नई क्रिएशन होती है वही हमारा थिंकिंग स्किल है। तो ये हमारा एस्केप प्लस सर्च इक्वल टू थिंक, ये वाला फॉर्मूला हमारा मैंने आपको अपने शब्दों में बताने की कोशिश की है। अब दूसरा मेरे सामने आता है कि
CBS इज नॉट इक्वल टू BBS। देखिए CBS क्या है, पहले मैं ये समझा दूं, करेंट व्यूज ऑफ सिचुएशन। आज जो हमारे पास वर्तमान में जो संभावनाएं हमारे पास है, और बेटर व्यूज ऑफ सिचुएशन, भविष्य में जो आने वाली संभावनाएं हैं उनको, वो इससे बेटर हो सकती हैं, वो उनसे बेहतर होती हैं। और हमारे सोच विचार करने वालों ने ये प्रूफ कर दिया है कि करेंट व्यूज ऑफ सिचुएशंस, यानी वर्तमान में जो संभावनाएं हैं, आने वाली संभावनाएं उनसे बेहतर ही होती हैं, कभी भी उनके बराबर हो ही नहीं सकती। क्योंकि आने वाला जो समय है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि हम उसमें नए नए सोच विचार करके अपनी पॉसिबिलिटीज को तलाशते हैं, नई संभावनाएं तलाशते हैं, तो उनसे नए नए आविष्कार होते हैं। इसीलिए वो करंट व्यूज ऑफ सिचुएशन कैन नेवर बी इक्वल टू बेटर व्यूज ऑफ सिचुएशन। आने वाले जो नई नई जो संभावनाएं उनसे कभी भी बराबर नहीं हो सकती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि करंट व्यूज ऑफ सिचुएशन से बेटर व्यूज ऑफ सिचुएशन 10 टाइम्स बेटर होती हैं, कभी कभी 10 टाइम्स बेटर देन करंट व्यूज ऑफ सिचुएशन। यानी बेटर व्यूज ऑफ सिचुएशन कैन मे बी 10 टाइम्स बेटर देन करंट व्यूज ऑफ सिचुएशन। तो ये अभी जैसे मैंने आपको बता दिया था, अभी ये एग्जांपल दिया एस्केप एंड सर्च वाला, सेम एग्जांपल इसी में लागू भी होता है यहाँ पर भी, कि हमने करंट व्यूज ऑफ सिचुएशंस को, पुरानी संभावनाओं को देखा, उनको अपनाया, लेकिन हमने उसके बेहतर संभावनाओं की तलाश भी साथ साथ जारी रखी और बेटर व्यूज ऑफ सिचुएशन की ओर बढ़े। तो जैसे जैसे हम करंट व्यूज ऑफ सिचुएशंस को छोड़ते हैं, बेटर व्यूज ऑफ सिचुएशंस यानी नई संभावनाओं की ओर बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हम पाते हैं अपनी लाइफ में कि आने वाली संभावनाएं, एक तो जनरेशन गैप, एक साइंस की एडवांस टेक्नोलॉजी का गैप, और आपकी थिंकिंग स्किल का गैप, ये बढ़ता जाता है। इसका स्टेटस, इसका लेवल जो है ना, ऊपर उठता जाता है। कभी भी आदमी पीछे की तरफ नहीं सोचता है। उगता हुआ सूरज जब उगता है तो नीचे से ऊपर की ओर उठता है, न कि ऊपर से। वो अपने पीक पे जाने के बाद ऊपर से नीचे की ओर आता है, लेकिन शुरुआत में जब उगता हुआ होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता हुआ होता है। इसीलिए करंट व्यूज ऑफ सिचुएशन जो है ना, कभी भी बेटर व्यूज ऑफ सिचुएशन, आने वाली संभावनाओं से कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, उनसे कम ही रहेंगी। आने वाली संभावनाएं हमेशा उनसे बेहतर होंगी। और यहां तक कि बेटर व्यूज ऑफ सिचुएशन, जो आने वाली संभावनाएं, वो कभी कभी तो करंट व्यूज ऑफ सिचुएशन से 10 टाइम्स आदमी को अपनी अपनी एक्सपोजर को करने का मौका देती हैं। यानी आप थिंक करके देखिए, इस टूल्स को अपना के देखिए, तो आप देखेंगे कि समाज में जो आपकी उपयोगिता थी वो कभी कभी 10 गुने से, यानी आप एक उस आदमी के बराबर गिने जाने लगते हो। जैसे गांव का प्रधान है, गांव का बहुत एक इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत ज्ञानी विज्ञानी आदमी है, उससे लोग आके कंसल्ट करते हैं, उसी तरह लोग आपसे कंसल्ट करने लगेंगे। क्योंकि जब आप बेटर व्यूज ऑफ सिचुएशंस के बारे में जानने लगोगे और अपनी सोच विचार का प्रयोग इतना ऊपर लेवल पे जाके करने लगोगे कि लोग आपको एक अलग आदमी के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, और आम आदमी की तरह वो आपको नहीं देखेंगे। अगर आपकी थिंकिंग स्किल का लेवल ऑप्टिमम पे चला जाता है और आप अपने हर काम में थिंकिंग स्किल को ऑप्टिमम लेवल पे जाके जीते हैं, या ये समझ लीजिए कि अपने जीवन में अपनी थिंकिंग स्किल के ऑप्टिमम लेवल को उतार लेते हैं। जैसे बाबा साहब ने जो लोगो दिया था ना, तो बाबा साहब ने वो लोगो दिया ही नहीं, लोगों के लिए नहीं दिया, बल्कि वो खुद भी उसके साथ जिए, सारे जीवन तक उस लोगों को साथ वो जीते रहे। यानी अपनी धारणाओं को, अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग स्किल को उसके अनुरूप जो उन्होंने सोचा था, जो संभावनाएं तलाशी थी, अपने आप को उनके साथ जिया। और जब आप भी इस तरह जीने लगोगे तो आपकी बेटर व्यूज ऑफ सिचुएशन मे बी 10 टाइम्स ऑफ करंट व्यूज ऑफ सिचुएशन, यानी आपके वर्तमान सोचों से भविष्य की जो सोचें 10 गुनी अच्छी हो सकती हैं, और आप समाज में अपना दायरा एक 10 गुने इंपॉर्टेंट आदमी का बना सकते हैं।
अब तीसरा मेरे को थिंकिंग स्किल में ही एक आपको डेफिनेशन बतानी है। एक तो बाबा साहब की डेफिनेशन बताऊंगा और उसके साथ में जो एडवर्ड डी बानो ने जो एजुकेशन की जो परिभाषा दी थी, वो ही परिभाषा बाबा साहब ने भी अपनाई थी। और बाबा साहब ने उसकी किस चीज को अपनाया, बाबा साहब अपनी शिक्षा में क्या हमसे कहना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले आप एडवर्ड डी बानो को सुनिए। एडवर्ड डी बानो शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। एडवर्ड डी बानो ने ये बोला, और एडवर्ड डी बानो ने ये सब कहां से लिया ये भी मैं आपको बताता हूं। मैंने इन चीजों को कई जगह जाकर के एक रिसर्च की, एक अध्ययन किया है कि एडवर्ड डी बानो ने जब भारत के बारे में ये जानकारी हासिल की कि भारत किसी जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था, ज्ञान का अग्रिम गुरु हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था, वहां का व्यापार, वहां की शिक्षा और वहां का जो रहन सहन का लेवल था लोगों का, वो बहुत उच्च दर्जे का था। तो वो भारतवर्ष में कौन सा समय था। तो एडवर्ड डे बानो ने ऐसा महसूस किया पढ़ करके जब उन्होंने सारे इतिहास को देखना चाहा, तो हालांकि उनको कई देशों की यात्राएं करनी पड़ी और भारतवर्ष में से जो सम्राट अशोक का जो साहित्य मिटा दिया गया था, भगवान बुद्ध से संबंधित जो लिटरेचर गायब कर दिया गया था, उसको उन्होंने लंका, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना और जापान जैसे देशों में जाकर के सर्च किया और उनको वो समय का इतिहास वहां के इतिहास में मिल गया जो सम्राट अशोक की शासन व्यवस्था को दर्शाता था। तो सम्राट अशोक ने जो शासन व्यवस्था में अपने जो टूल्स अपनाए, जो चीजें अपनाई, वो सीधी की सीधी उन्होंने भगवान बुद्धा से अपनाई। तो एडवर्ड डे बानो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान बुद्धा जो थे वो थिंकिंग स्किल के जनक थे और थिंकिंग स्किल को सम्राट अशोक ने भगवान बुद्धा से लिया था या उनसे ही ग्रहण किया था। तो उन्होंने देखा कि सम्राट अशोक ने शिक्षा को क्या माना। तो उन्होंने एडवर्ड डी बानो ने देखा कि शिक्षा में उन्होंने 3 चीजों को समावेश किया। शिक्षा माने ज्ञान, किसी विषय का ज्ञान, साथ में उसके इंटेलिजेंसी, थिंकिंग स्किल, यानी आप पढ़े लिखे हो, साथ में आपको अपने दोस्तों से, अपने छोटे से, अपने बड़ों से, अपने समाज के लोगों से बात करने का तहजीब नहीं है, तमीज नहीं है, यानी आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी नहीं है, हाउ टू डील विद अदर्स, ये कला नहीं है, तो आपकी शिक्षा बेकार है। इसी तरह अगर आप थिंकिंग करने वाले नहीं हो या सोच विचार करने वाले नहीं हो तो आपकी शिक्षा भी अधूरी है। यानी इंटेलिजेंस, नॉलेज प्लस थिंकिंग स्किल, इन तीनों चीजों का सम्मिश्रण उन्होंने देखा सम्राट अशोक की शिक्षा में था। तो वो शिक्षा के कारण ही जब एडवर्ड डी बानो ने ये जान लिया, उनके शिलालेखों में जाके ये पाया गया, जो मिस्टर कनिंघम थे जो अंग्रेजी सरकार के, उन्होंने इस विभाग को उनको सौंपा गया था कि आप सम्राट अशोक के शिलालेखों को खोजें। तो जब मिस्टर कनिंघम ने उनके शिलालेखों को खोजा और खोज किया और उसमें जो पाली और जो जो पहले भाषा, जो पाली से भी पहले जो प्राकृत भाषा थी, उनमें जो लिखे हुए मिले लेख, उन लेखों में उन्होंने पाया, वो प्रूफ मिला कि सम्राट अशोक ने शिक्षा की पराकाष्ठा को पार किया और शिक्षा की पराकाष्ठा में उसने कागज के रूप में पत्थरों के कागज बना दिए। यानी अपने नियमों को, अपने कानूनों को जनता तक पहुंचाने के लिए कागज का प्रयोग नहीं, कागज उस समय बना ही नहीं था, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जनता तक अपनी विचारों को पहुंचाने के लिए, अपनी थिंकिंग स्किल को पहुंचाने के लिए, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को पहुंचाने के लिए, अपनी शासन व्यवस्था की अच्छी सोशल सिस्टम को पहुंचाने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया वो पत्थर के शिलालेख, उन पर अपने नियम कानून लिखवाए ताकि हर आदमी उनसे अनभिज्ञ न रहे, पूरा सभी लोग उनकी जानकारी में रहे। इजी वे ऑफ कन्विंसिंग, जो अपनी चीज को कन्विंस, अपनी चीज को कन्वे करने के लिए जो इजी तरीका था, उन्होंने पत्थर के शिलालेख जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर लगवा दिए ताकि कोई भी आदमी वहां से निकले तो उनमें पढ़े और उनकी शिक्षा या उनकी जो सोच विचार करने की जो वो उन भावना
उनके अंदर है, जो चाहते हैं, जो एक दूसरे से व्यवहार करने की शिक्षा है। शासन के जो नियम कानून है, जो हमें फॉलो करने हैं, और शासन जो हमसे उम्मीद करता है, हम शासन से क्या उम्मीद करते हैं, वो सारी बातें उन शिलालेखों पे जब उन्होंने पढ़ी तो देखा कि वहां के लोगों का स्टेटस कितना ऊपर चला गया, और शासन व्यवस्था में वो सचमुच में स्वर्ण युग में उसको अपने में कन्वर्ट कर पाया। और उसने अपने शिलालेखों में लिखा है कि मैं जो कुछ भी अपने शासन में समृद्धि और कल्याण की जो भावना, समाज के कल्याण की जो भावना ला सका हूं, वो केवल और केवल समाज के लोगों को सोच विचार करने वाला और इमोशनल इंटेलिजेंसी में विधि, मतलब जिसको कहते हैं ना धीमंत, हम जो धीमंत शब्द निकाला है हमारे पी.आर. अम्बेडकर जी ने, ये वहीं से निकाला, धीमंत, यानी जो गहन उसमें रुचि रखता है, बहन ज्ञान में उनमें डूबा हुआ है, वो अपने उन चीजों को अच्छी तरह जान चुका है, अच्छा ज्ञाता, अच्छा जानने वाला, उसी को हम धीमंत कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो कितने बड़े लोग थे कि जिन्होंने थिंकिंग स्किल को और इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी भाव शुद्धि को और शिक्षा के साथ साथ परमानेंट करके या कंपलसरी करके लोगों में फैलाया, जिससे उसका शासन जो है ना स्वर्ण युग में कन्वर्ट हुआ। तो उन्होंने सब कुछ सोच विचार करने के बाद उन्होंने उसके पूरे प्रिंसिपल को एज इट इज अपनाया, और उन्होंने एजुकेशन की, एडवर्ड टी बर्न ने एजुकेशन की जो परिभाषा दी, उस परिभाषा में उन्होंने दिया कि एजुकेशन मीन्स नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग स्किल, यानी किसी विषय वस्तु का ज्ञान, एक दूसरे से भाव शुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी, और तीसरा थिंकिंग स्किल यानी सोच विचार करने की कला, दक्षता। इन तीनों चीजों को मिलाकर के ही सही शिक्षा बनती है। और उन्होंने इस चीज को अपने यूरोप में अपनाया, इवन अमेरिका के लोगों ने फॉलो किया, और जिन्होंने उस चीज को फॉलो किया, एजुकेशन की नई डेफिनेशन को, तो देखा यूरोप में क्रांति आई और यूरोप हमारा अग्रता बना। जिस तरह वैदिक काल में भारत सोने की चिड़िया या विश्व गुरु था, उसी तरह अमेरिका और यूरोप इस नई डेफिनेशन को अपना करके वो लोग इस समय अग्रणी बन गए। और लेकिन ये हमारे भारत का दुर्भाग्य रहा कि पुष्यमित्र शुंग ने हमारे इसी शिक्षा व्यवस्था पे चोट करके हमें, चोट ही नहीं की बल्कि हमें उससे वंचित कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए हमारे को शिक्षा देने से ही वंचित कर दिया, हमारी सिक्योरिटी के साधनों से ही वंचित कर दिया, और हमारी संपत्ति से हमें करके दीनहीन हालत में, जिस तरह हमने लगभग 2000 वर्ष जिए हैं, उस 2000 साल में हमको जो दीनहीन बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो पुष्यमित्र शुंग का रहा है। और वो योगदान नहीं रही है, वो हमारे लिए एक बहुत ही बीभत्स कष्टदायी सिस्टम रहा है, जिसने हमारे को गर्त में पहुंचा दिया। यही तो कारण था कि हमारे जो ज्योतिबा फूले ने वो ऐसे ही नहीं बोल दिया था कि विद्या बिन मति गेले, मति बिन नीति गेले, नीति बिन गति गेले, गति बिन वित्त गेले, और वित्त बिन शुद्ध खचले, और ये सब अविद्यन के ने, ये सब सारे अविद्या के कारण हुए। ये ऐसे ही नहीं कहा, उन्होंने बहुत थिंक किया, बहुत मनन किया, और ये जाना कि हमारी सोच विचार करने और भाव शुद्धि की शिक्षा को खत्म करके ही तो शूद्रों की ये दुर्गति की है। तो यही बाबा साहब ने इसी डेफिनेशन पे जोर दिया। और मैं बताना चाहता हूं अब आपको असली मीनिंग कि एजुकेशन मीन्स नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग स्किल। नॉलेज मीन्स, नॉलेज यानी उसका तात्विक ज्ञान या उस विषय वस्तु की जानकारी, और इंटेलिजेंस मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को ये मत सोचिए आप कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो शब्द है ना, वो विद्वता, वो एक अधूरा सा लगता है, लेकिन अगर हम उसके साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड जोड़ देते हैं तो वो शब्द पूरा हो जाता है, और उसका मतलब हो जाता है भाव शुद्धि, यानी जो दूसरों के भावों को समझने में प्रवीण हो और दूसरे की स्थिति को समझ करके अपनी वार्तालाप, अपने विचार उसके प्रति रखे, वो इमोशनल इंटेलिजेंसी है। तो वो दूसरा सब्जेक्ट हो गया इमोशनल इंटेलिजेंसी। और तीसरा विषय सोच विचार करना यानी थिंकिंग स्किल। इन तीनों को मिला करके जो ये परिभाषा दी गई, इस परिभाषा ने क्रांति लाई, और ये परिभाषा ही
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने हमसे उम्मीद की थी। उन्होंने इसी के ऊपर चिंतन किया, इसी के ऊपर मनन किया, इसीलिए उन्होंने एक लोगो दिया जो जॉन डीवे की किताब में उन्होंने देखा, पढ़ा, जाना कि जॉन डीवे के विचार और एडवर्ड डी बोनो के विचार लगभग लगभग मिलते हैं। और जॉन डीवे क्या कहते हैं कि एजुकेशन की जो डेफिनेशन में जो जो लोगो जो दिया गया है ना कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, तो ये संक्षिप्त रूप में शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, ये नहीं है। ये इसका एक परंपरागत यानी ट्रेडिशनल मीनिंग है, जिसको मनुवाद ने हमको गुमराह किया, या हमारे लोग ही पूरा गहराई तक न पहुंच करके ऊपर ऊपर के शब्दों को परंपरागत रूप में शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये नारा दे करके यहीं तक सीमित रह गए। लेकिन बाबा साहब इस लोगों का क्या मतलब हमसे उम्मीद करते थे, और जिसको कांशीराम जी ने समझा कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर फिर समझाना होगा। ये वाला डायलॉग जो 24 जून 1995 को जयंत मल्होत्रा के फैक्ट्री कंपाउंड, जिसे महालक्ष्मी कंपाउंड कहते हैं, वहां बैठ करके जो कोटेशन कोट किया उन्होंने कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर फिर समझाना होगा। इसमें वो ही तत्व छुपा हुआ था कि बाबा साहब एक्चुअल में आपको क्या कहना चाहते थे, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये जब आपकी समझ में आ जाएगा तब आप समझाने वाले बनेंगे, तब आप ये बात दूसरों को कन्वे कर सकेंगे। तो पहले यार समझाने वाले को ही समझना होगा। तो वो यही समझाना चाहते थे कि बाबा साहब शिक्षा का मतलब क्या समझते थे। वो समझते थे एजुकेट का मतलब था उनका लर्न एंड टीच थिंकिंग। देखिए उन्होंने थिंकिंग को फर्स्ट स्टेप पे लिया बाबा साहब ने। एजुकेशन का मतलब उन्होंने क्या समझा, लर्न एंड टीच थिंकिंग, कि सोच विचार करो, सोच विचार करने वाला समाज बनाओ, और टोटल जो एनवायरमेंटल है वो सोच विचार करने वाला पैदा करो। यानी सीखो, सिखाओ और सीखने सिखाने वाला समाज बनाओ, ये उनकी शिक्षा का मतलब था। और जो दूसरा उन्होंने लोगों का भाग है एजिटेट, एक्चुअल में हमारे लोगों ने तो उस लोगों को ही खराब कर दिया। एजुकेट, ऑर्गेनाइज पहले ले आए और एजिटेट को बाद में ले गए, जबकि एजिटेट शब्द सेकंड है और ऑर्गेनाइज शब्द जो है ना वो थर्ड है। तो जो एजिटेट शब्द था, एजिटेट का मतलब था लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटीज की जहां तक बात आती है, बाबा साहब ये विश्वास करते थे कि पावर ऑफ पावर इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड पॉसिबिलिटी हैज नो लिमिट, एंड थिंकिंग इज द ड्राइवर ऑफ पॉसिबिलिटी। साथ साथ में उन्होंने बोला कि पावर ऑफ द पावर इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हैज नो लिमिट बट थिंकिंग इज द ड्राइवर ऑफ पॉसिबिलिटी। यानी सोच विचार जो करना, वो एक जैसे अगर पॉसिबिलिटी संभावना एक कार है, एक ड्राइविंग गाड़ी है, बढ़िया है, तो जब एक अच्छा ड्राइवर यानी एक थिंकर सही नहीं होगा, ड्राइवर सही नहीं होगा, तो वो पॉसिबिलिटीज को सही रूप में क्रियान्वयन नहीं कर पाएगा, उनसे उनके नए सृजनात्मक रूप में वो नहीं ले पाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला था कि और संभावनाओं की कोई लिमिट नहीं होती है। ये कहते हैं ना कि बेस्ट इज नॉट द एडिक्वेट, बेस्ट इज द अनएडिक्वेट, बेस्ट इज नॉट एनफ। ये जो शब्द है जी हमारे धीमन बी.आर. अम्बेडकर जी की खोज है। उन्होंने भी इसको अपने महानायक कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ थिंकिंग में इस बात पे जोर दे करके अपने उनको प्रशिक्षुओं को ये प्रशिक्षण में बताने की कोशिश की है कि बेस्ट इज अनएडिक्वेट। बेस्ट की कोई सीमा नहीं है। बेस्ट, मैंने अभी जो बताया था ना कि करेंट व्यूज ऑफ सिचुएशन कैन नेवर बी बेटर व्यूज ऑफ सिचुएशन। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज जो है ना, वो बेस्ट का मतलब आपको समझ में आता है कि बेस्ट इज नॉट एनफ, बेस्ट इज अनएडिक्वेट। बेस्ट तो कभी भी और बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट, बेस्ट होता ही रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बेस्ट हमेशा टॉप पे रहता है, और उसके अलावा भी फिर नए क्रिएशन होती है, नया और सृजनात्मक काम होते हैं, तो बेस्ट की संभावना और बढ़ जाती है। इसीलिए बेस्ट पॉसिबिलिटीज कहते हैं ना, पॉसिबिलिटी हैज नो लिमिट, यानी बेस्ट इज अनएजुकेट। ये वाला जो डायलॉग है हमारे धीमंत कांशीराम जी ने जो हमें दिया है, इसने हमारे जीवन की सोच ही बदल दी। हमारी सोच इतनी बदल दी
कि हम अब आपको क्या बताएं कि हम अपने जिस तरह बाबा साहब ने एक डायलॉग बोला है ना जॉन डिबे के लिए, जब वो एलएलडी की डिग्री लेने के लिए अमेरिका गए और वहां जाकर के उन्होंने पीछा पूछा एयरपोर्ट पे कि आई वांट टू मीट मिस्टर जॉन डिबे, तो लोगों ने उनसे कहा सॉरी सर ही इज नो मोर, यस्टरडे इटसेल्फ ही हैज बीन एक्सपायर्ड। तो उन्हें बहुत दुख हुआ और ये उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और उस पत्र में ये लिखा उन्होंने कि आई ओ माई ऑल माई इंटेलेक्चुअल लाइफ, आई ओ ऑल माई इंटेलेक्चुअल लाइफ टू जॉन डिबे। मैं अपना जो बौद्धिक जीवन है इसके लिए मैं जॉन डिबे का ऋणी हूं, यानी मेरा जो समस्त जो बौद्धिक जीवन है वो उनकी देन है। ये इतना कहकर के उन्होंने भावभीनी जो अंदर से एक श्रद्धांजलि रूप में ये अपना डायलॉग लिखा। तो अभी मैं इसी बात को आपको यहाँ आ रहा था कि पॉसिबिलिटी हैज नो लिमिट। अब तीसरा जो उन्होंने डायलॉग दिया, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज, देखिए ऑर्गेनाइज का मतलब है लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी। जब आदमी शिक्षित होता है, शिक्षित होने में वो लर्न एंड टीच थिंकिंग करेगा, फिर जब थिंकिंग में उसको क्या चीजें नजर आएंगी, पॉसिबिलिटीज, वो पॉसिबिलिटीज पे जाएगा यानी एजिटेशन पे आएगा, और एजिटेशन में वो क्या सीखेगा, नई नई संभावनाओं की तलाश करना, पॉसिबिलिटीज की तलाश करना। और जब लोगों को आपकी संभावनाओं में कुछ संभावना अपनी उन्नति की, अपने विकास की नजर आएगी, तभी तो लोग ऑर्गेनाइज होंगे, तभी तो लोग संगठित होंगे। तो बाबा साहब का ये मतलब था कि एजिटेशन का मतलब, वो हमसे उम्मीद करते थे कि एजुकेशन का मतलब लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटीज, और जब पॉसिबिलिटीज किसी को दिखाई देती हैं अच्छी, तभी लोग उससे जुड़ते हैं, तभी नई क्रिएशन हो पाती है, तभी नई नई सृजनात्मक कार्य हो पाते हैं। तो ये जो लोगो था उनका बहुत कारगर था, लेकिन लोगों को क्योंकि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी में जो हमारे धीमंत पीआर अंबेडकर जी का हम बहुत बड़े एहसानमंद है इस चीज को लेकर के कि उन्होंने इस चीज को जाना, क्योंकि भारतीय इतिहास में बाबा साहब के इन चीजों को हमेशा बिल्कुल दबा दिया गया, उनके विचारों को और अपनी भाषा में लिख करके हमको वहीं तक सीमित रखा गया, जिससे हमारे ज्ञान चक्षु न खुल पाए। लेकिन हमारे जैसे विद्वान साथी, जैसे हमारे धीमंत जी, पीआर अंबेडकर जी हैं, अनिल डोंगरे जी हैं, और ऐसे कई बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने बाबा साहब को, जिसमें एक मिस्टर कदम जी का नाम भी आती है, महाराष्ट्र पीएम कदम जो है, उन्होंने भी लिखा है कि अगर बाबा साहब को जानना है, हम बाबा साहब को जानने में जो कमतर पड़े हैं ना, क्यों कमतर पड़े हैं, क्योंकि हमने उनके चौथे गुरु यानी जॉन डिबे, जिसको वो अपना चौथा गुरु मानते थे, किसी को मालूम ही नहीं था कि जॉन डिबे बाबा साहब के चौथे गुरु भी थे। और जब उन कदम जी ने ये लिखा कि बाबा साहब को अगर जानना है तो हमें जॉन डिबे को जानना पड़ेगा, जब इतनी बड़ी बात उन्होंने कदम जी ने बोली, तो हमारे जो धीमंत पीआर अंबेडकर जी हैं और या अनिल डोंगरे जी हैं और इनके कई ऐसे विद्वान साथी हैं जिन्होंने इन चीज को तलाशा कि जॉन डिबे क्या है, उनका शैक्षणिक जो फिलोसॉफी क्या है, जब उस फिलोसॉफी को जाना और ये पहचान में आया कि ये जॉन डिबे की जो एजुकेशनल फिलोसॉफी है, बाबा साहब 1916 में कोलंबिया गए थे और 1916 में जॉन डिबे की बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वहां प्रिंट होकर के लाइब्रेरी में आ चुकी थी। तो जब बाबा साहब ने वो किताब लाइब्रेरी में पढ़ी और सौभाग्य से जॉन डिबे उनके शैक्षिक वो थे, शिक्षक थे, वो पढ़ाते भी थे। जब उन्होंने उनकी वो किताब पढ़ी, वो विचारधारा जब उनकी क्रांति आई दिमाग में, तो उन्होंने जॉन डिबे से डिस्कस करना शुरू किया और जॉन डिबे के प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़ता गया और उनके ज्ञान में और चार चांद लगते गए और उसकी इस बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन को आत्मसात कर लिया अपने अंदर। और ये लोगों उसी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक की देन है। और ये जो डेफिनेशन एडवर्ड डिबानो की भी है, ये भी उससे मिलती जुलती है और इनसे उन्होंने हमारे नए भारत के सृजन किया और एक बहुत बड़ा संविधान देकर के भारत में। और उन्होंने एक जॉन डिबे की जो किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, उसका बहुत सारी प्रतिछाया कहूंगा मैं तो, कि जाति तोड़क मंडल को जो जवाब देने में जो उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक जो अपने एक लेख लिखा था, जिसको बाद में किताब का रूप मिला है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट,
उसमें डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का पूरी छवि उसमें दिखाई देती है, क्योंकि 26 चैप्टर उसमें भी है, 26 चैप्टर उसके अंदर भी है, और बहुत सारे सेंटेंसेज भी डेमोक्रेसी इन एजुकेशन से ही बाबा साहब ने हूबहू ऐसे कैसे उसमें रखे हैं। और उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की है कि मैं अपने समाज से शिक्षा के क्षेत्र में क्या उम्मीद करता हूं। इस बात को महानायक कांसीराम जी ने समझा था, और यही महानायक कांसीराम इंस्टीट्यूट ऑफ थिंकिंग में ये डायलॉग स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, जो महानायक कांसीराम जी ने कहा था 24 जून 1995 को जयंत मल्होत्रा के कैंपस में, महालक्ष्मी कैंपस में, कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर फिर समझाना होगा। तो वो वही चीज बाबा साहब को समझ क्या समझना चाहते थे, बाबा साहब हमसे जो समझना चाहते थे या जो हमको बताना चाहते थे, वो समझाने की बात कांसीराम जी ने जोर दे करके कही। और इसीलिए इसके बाद फिर हमारे धीमंत प्यार अंबेडकर जी ने एक डायलॉग दिया उसी के ऊपर कि क्या ये सब कुछ सोच समझने के बाद भी जब हम समझ गए हैं, तो क्या हम इस अपनी समझ से, सोच विचार से, क्या इस अम्बेडकरवाद को पुनर्जीवित कर सकते हैं, नावन्यपूर्ण बना सकते हैं, इम्यूनाइज कर सकते हैं, रिवाइटलाइज कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? ये ही संभावना उन्होंने हमारे अंदर तलाशी। और संभावना, मैंने कहा था पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटी हैज नो लिमिट। तो ये संभावना उन्होंने हमारे अंदर देखी थी। तो धीमंत प्यार अंबेडकर जी ने ये दोनों डायलॉग स्वर्ण अक्षरों में अपने इंस्टीट्यूट में लिख रखे हैं कि जब भी आदमी निकलता करता है, आता है, जाता है, तो बार बार ये उनकी आंखों के सामने पड़ते हैं, और ये हमें इतना बड़ी प्रेरणा शक्ति पैदा करते हैं हमारे अंदर। ये दोनों डायलॉग, इनको हम लोगों ने आत्मसात कर लिया, और ये सब करने के बाद हम एजुकेशन की डेफिनेशन, एजुकेशन इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग स्किल का सही मतलब समझ पाए। और ये प्रस्तुतिकरण मैंने आपके सामने दिया, ये सारा का सारा मैंने महानायक इंस्टीट्यूट ऑफ कांसीराम थिंकिंग, मतलब महानायक इंस्टीट्यूट ऑफ थिंकिंग स्किल से सीखा, और वो जो जैसा मैंने सीखा वैसा आपको देने की कोशिश की। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। हाँ सर जी। जी सर, ओके।